साहबजादा का गुस्सा एक बार फिर बढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि उनके सिर की नस फटकर बाहर आ जाएगी। तब वो तिवारी जी की तरफ पलटे और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, तिवारी जी, बच्चे कहाँ हैं? क्या ये सब आपके लिए मजाक चल रहा है? देखिए, अगर आपने माँ के साथ मिलकर ये सारी चीज प्लान की होगी ना, तो मैं सच बता रहा हूँ कि मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं साहबजादा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपके साथ ही हूँ और मुझे पक्की खबर मिली थी कि बच्चे यहीं हैं, लेकिन वो कहाँ गए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तिवारी जी ने डरते हुए कहा। उन्हें साहबजादा का गुस्सा इतना तेज लग रहा था कि उन्होंने एक कदम पीछे ले लिया और तब सामने अपने बाकी गार्ड से कहा, फार्म हाउस का कोना कोना छान मारो, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले मुझे अभी के अभी उसके बारे में बताओ। वो बच्चे आखिर गए कहाँ, ये सब ढूंढना तुम्हारी जिम्मेदारी है, वरना मैं किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। साहबजादा की बात सुनते ही सारे गार्ड हर दिशा में फैल गए। तिवारी जी साहबजादा के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख रहे थे और समझ पा रहे थे कि अगर साहबजादा के पास अभी चाकू होता तो वो सबको मार देते, पर फिर भी वो कुछ नहीं कह रहे थे। उन्हें साहबजादा से डर लग रहा था और इसलिए वो कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। कुछ ही देर में सारे गार्ड लौट कर आ गए और सबके चेहरे पर निराशा थी, लेकिन उनमें एक गार्ड के हाथ में कुछ कपड़े और खिलौने थे और उसने साहबजादा को देते हुए कहा, सर मुझे ये सामान पीछे बैकयार्ड के पास मिला। साहबजादा ने उन चीजों को हाथ में लिया और उन्हें एनालाइज करते हुए कहा, ये तो अप्पू और डप्पू के ही लग रहे हैं। इसका मतलब बच्चे यहीं पर थे, पर हम यहाँ पहुंचे तब तक बच्चे कहाँ गए? क्या माँ उन्हें कहीं लेकर चली गई? मैं उन्हें कॉल लगाता हूँ। साहबजादा इतना कहकर फोन निकालते हैं और लीला देवी का नंबर डायल करते हैं। तब लीला देवी ने फोन उठाया और धीरे से कहा, हेलो माँ, आप कहाँ हैं माँ? बच्चे कहाँ हैं? क्या वो ठीक तो हैं? क्या आप ठीक तो हो माँ? साहबजादा ने घबराते हुए पूछा। तब लीला देवी ने उसी अंदाज में जवाब दिया, हाँ साहबजादा, सब बिल्कुल ठीक है और बच्चे भी बिल्कुल ठीक है। तुम इतनी चिंता मत करो, वो मेरे साथ हैं और मैं उन्हें सेफ रखूंगी। लेकिन माँ, आप ये कैसी बचकानी हरकतें कर रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले आपने बच्चों को किडनैप करवाया, फिर आप उन्हें पुणे लेकर आ गईं और अब पता नहीं यहाँ से कहाँ चली गई हैं। आप करना क्या चाह रही हैं? प्लीज मुझे बताइए तो सही एक बार, मुझे बहुत चिंता हो रही है। साहबजादा ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, जिसे सुनकर लीला देवी को भी गुस्सा आया और उन्होंने चिल्लाते हुए जवाब दिया, सबसे पहले तुम मुझसे धीमी आवाज में बात करो साहबजादा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, थोड़ी इज्जत करो। और दूसरी बात ये ध्यान रखो कि मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। मैंने तुम्हें बचपन से पाला है और मुझे बच्चों को ट्रीट करना आता है। अभी मैं गाड़ी में हूँ और बाद में मुंबई जाकर बात करती हूँ, बाय। इतना कहकर लीला देवी ने फोन काट दिया और तब साहबजादा को बहुत गुस्सा आने लगा, लेकिन उन्हें पता था कि अभी उन्हें अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है। यही बात सोचकर उन्होंने जल्दी से मनीष का नंबर डायल किया और उससे कहा, मनीष, तुम कैसे भी करके पुणे में अपने कॉन्टैक्ट्स को इन्फॉर्म कर दो और उनसे कहो मुंबई पुणे बॉर्डर पर नाकाबंदी करते हैं। माँ के पास एक ब्लैक कलर की महंगी गाड़ी है और उसमें ही वो बच्चों को लेकर यहाँ से जा रही हैं। मैं नहीं चाहता कि इसके आगे कोई भी गड़बड़ हो। ये तुम्हारी जवाबदारी है कि तुम उनके इस गेम को यहीं पर खत्म करो। मैं इसके लिए तुम पर ही भरोसा करता हूँ। ठीक है साहबजादा, तुम चिंता मत करो, जैसे ही मेरे पास कोई अपडेट आता है मैं तुम्हें बताता हूँ, मनीष ने कहा। और तब साहबजादा ने फोन काट दिया। उनका गुस्सा अब अपने चरम पर था और उन्होंने अपने हाथ से फोन नीचे जमीन पर फेंक दिया। आसपास खड़े हुए सब लोग 2 कदम पीछे हो गए और साहबजादा के गुस्से को देखकर हैरान थे। तब साहबजादा नीचे जमीन पर बैठ गए और अपने गुस्से को जमीन पर पंच मारकर निकालने लगे। साहबजादा कितनी देर से जमीन पर बैठे थे उन्हें यह पता नहीं था। वो बस फोन की तरफ घूर कर देख रहे थे और उसके बजने का इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वैसे वैसे उनकी धड़कन तेज हो रही थी और गुस्सा शांत हो रहा था, लेकिन फिर भी उनके मन में इस बात की बेचैनी थी कि आखिर लीला देवी ये सब चीजें क्यों कर रही हैं, आखिर इसकी क्या जरूरत है। और फिर उन्हें लगा कि शायद ये सब वो गुनगुन से बदला लेने के लिए कर रही हैं। और अगर ऐसा है तो फिर वो बच्चों को नए कपड़े और खिलौने क्यों दे रही हैं? ये सब बहुत ही कंफ्यूजिंग था और साहबजादा इसके बारे में ज्यादा सोच नहीं पा रहे थे। लेकिन गुनगुन के बारे में सोचते ही अचानक से उन्हें उसका ख्याल आने लगा कि वो अभी क्या कर रही होगी। वो बिना बताए बहुत ही मुश्किलों में उसे वहां पर छोड़कर आए थे और उसे इस बारे में कोई अपडेट नहीं है कि उसके बच्चे कहाँ हैं। वो पता नहीं उस चिंता में क्या क्या सोच रही होगी। साहबजादा यही सोच रहे थे कि उनका फोन बजने लगा और उस पर मनीष का नाम था। उन्होंने तुरंत उसे उठाया और वो कुछ कहते उससे पहले ही मनीष ने कहा, साहबजादा, हमने आंटी और बच्चों वाली गाड़ी को पकड़ लिया है। जैसा तुमने कहा था वो मुंबई की बॉर्डर पर ही मिले हैं। हमने उन्हें आराम से रुकने को कहा और वो वहीं पास वाले पुलिस स्टेशन में रुकी हुई हैं। मैं तुम्हें वहाँ के इंस्पेक्टर का नंबर और लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम वहाँ जाकर बच्चों को रिसीव कर सकते हो। मनीष की बात सुनकर साहबजादा के चेहरे पर स्माइल आ गई और उन्होंने उससे कहा, थैंक यू सो मच फॉर दिस मनीष, तूने आज मेरे लिए जो भी किया है मैं इस चीज को कभी नहीं भूलूंगा। तेरा यह एहसान मुझ पर हमेशा रहेगा। साहबजादा ने इतना कहकर फोन काटा
और फिर अपने सारे लोगों को लेकर वो गाड़ी में बैठे और लोकेशन पर जाने लगे। धीरे धीरे उनकी हार्ट बीट नॉर्मल हो रही थी और उनके चेहरे पर एक सैटिस्फैक्टरी स्माइल आ रही थी। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उन्हें लीला देवी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो चाहते थे कि जब भी उनसे बात होगी तब वापस सारा गुस्सा उनके ऊपर निकाल देंगे। वो यही बात सोच रहे थे कि थोड़ी देर में उनके ड्राइवर ने पुलिस स्टेशन के बाहर गाड़ी रोकी। साहबजादा गाड़ी रुकते ही उतर के भागते हुए अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अप्पू और डप्पू अपने खिलौने के साथ इंस्पेक्टर के सामने बैठे हुए थे और स्टेशन में बैठी हुई लेडी कांस्टेबल उनके साथ खेल रही थी। तब साहबजादा उनकी तरफ गए और पहले उन्होंने उन दोनों को गले लगा लिया। तब अप्पू ने साहबजादा से कहा, साहबजादा अंकल, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, क्या आप माँ को लेकर आए हो? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। अप्पू की बात सुनकर जब साहबजादा ने उसके चेहरे को देखा तो वो बहुत ही छोटा सा दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो अभी फूट फूट कर रोने वाला है, पर उसने अपने आप को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रखा है। तब साहबजादा ने उसे पुचकारते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी तो यहाँ पर नहीं आ पाई, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ, तुम चिंता मत करो। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है क्योंकि वो कुछ काम में फंस गई थी। वो खुद ही तुमसे मिलना चाहती थी और उन्हें भी तुम्हारी याद आ रही है और इसीलिए कुछ ही देर में हम उनके पास चले जाएंगे। तुम तब आराम से उनसे सारी बात कर लेना। तब डप्पू ने कहा, मैं उन्हें आज के बारे में सब बताऊंगी कि दादी कितनी अच्छी हैं। दादी हमें पहले मॉल ले गई, वहां पर हमें उन्होंने खिलौने और कपड़े दिलाए और उसके बाद रेस्टोरेंट में जाकर खाना खिलाया और उन्होंने हमें पिज्जा भी खिलाया और आइसक्रीम भी खिलाई जो मम्मी हमें खाने नहीं देती हैं। दादी बहुत अच्छी हैं साहबजादा अंकल, मुझे माँ और दादी दोनों के साथ रहना है। जब साहबजादा ने ये बात सुनी तब उन्हें थोड़ी सी चिढ़ मचने लगी थी क्योंकि उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। गुनगुन और लीला देवी कभी भी साथ में नहीं रह सकती, लेकिन वो बच्चों के सामने कुछ नहीं कह सकते थे। इसीलिए उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। अब तुम बस थोड़ी देर यहीं पर खेलो, मैं दादी से बात करके आता हूँ और फिर हम यहाँ से सब साथ में चलेंगे। तब साहबजादा सीधे खड़े हुए और उन्होंने इंस्पेक्टर से इशारे से पूछा कि लीला देवी कहाँ है, और इंस्पेक्टर ने बताया कि वो पीछे की साइड है। साहबजादा उस तरफ बढ़े और उन्होंने देखा कि बॉर्डर पर बने होने की वजह से स्टेशन के पीछे पहाड़ थे और लीला देवी वहीं पर खड़ी होकर उन पहाड़ों में कुछ देख रही थी। तब साहबजादा वहां गए और उन्होंने थोड़ी तेज आवाज में कहा, आपने ये सही नहीं किया माँ, और आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं कितना भागा, परेशान हुआ और अब थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, आप नहीं जानती हैं। आपकी वजह से कितने लोग परेशान हुए, आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी और हॉस्पिटल में गुनगुन का स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गया था कि उसे हार्ट अटैक भी आ सकता था। क्या आप यही चाहती हैं कि जिन बच्चों की वजह से आपने सब किया वो अपनी माँ को खो दे? क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? साहबजादा की तेज आवाज सुनने के बाद भी लीला देवी ने अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, मैं कुछ भी बोलूं साहबजादा, तुम मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करोगे। मुझे पता है कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है और तुम बस उसे ही निकालने की कोशिश कर रहे हो, पर क्या होगा अगर मैं ये कहूँ कि मेरे अंदर की ममता एक बार फिर से जाग गई थी? क्या होगा अगर मैं ये कहूँ कि उन बच्चों को जब भी मैं देखती हूँ मुझे तुम्हारा चेहरा याद आता है? क्या होगा अगर मैं ये कहूँ कि वो बच्चे मुझे अपने पोता पोती जैसे लगते हैं? क्या तब तुम मेरी बात पर विश्वास करोगे और मेरी हर की हुई चीज तुम्हें समझ में आएगी? लीला देवी ने इतना कहा और वो साहबजादा की तरफ पलटी। साहबजादा ने देखा कि उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और तब लीला देवी ने सिसकती हुई आवाज में कहा, मैं कितनी अकेली हूँ साहबजादा, इस बात को तुम जानते भी नहीं हो। मैं अपना सब कुछ खो चुकी हूँ। मेरे पास मेरा पति नहीं है, मेरे पास मेरा वो बेटा नहीं है जो माँ करके मुझे याद करता था। तुम बस कंपनी में बिजी रहते हो और घर में सारे काम करने के लिए भी नौकर लगे हुए हैं। ऐसे टाइम पर मेरे लिए कुछ जीने की उम्मीद भी नहीं बची है। पर तब ये बच्चे आए और उन्होंने सब कुछ बदल दिया। तुम इस बात को समझ रहे हो कि मेरे अंदर की ममता जो इतने सालों से दबी हुई थी वो बाहर आ चुकी है और मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई। जो भी है, जैसा भी है, सब यही है और इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं बस तुमसे इतनी गुजारिश करती हूँ कि तुम किसी तरह इन बच्चों को बस मेरे पास ही रखो और मुझसे दूर मत भेजो, वरना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। लीला देवी ने इतना कहकर हाथ जोड़ लिया और तब साहबजादा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी माँ को गले लगा लिया और कहा, आप चिंता मत करो माँ, मैं आपको कभी इन बच्चों से दूर नहीं होने दूंगा। साहबजादा ने यह कह तो दिया था, लेकिन वो बस अब ये सोच रहे थे कि अपनी माँ की ममता के बदले क्या वो गुनगुन की ममता की बलि चढ़ा दें या फिर उसे सब कुछ सच बता देंगे।